Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about the previous year questions of INICET from the year 2020 to 2025. और आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो आप कई बार रॉन्ग आंसर करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट्स विद फीवर, रेट्रोऑर्बिटल पेन एंड हेडेक। ओके, पर्सेटाइल प्रोप्टोसिस इज ऑल्सो देयर ऑफ द राइट आई। ठीक है, अब यहाँ पर ही आंसर आपका एक डायरेक्शन में जाने लग गया। पर्सेटाइल प्रोप्टोसिस है इस पेशेंट को, डिप्लोपिया एंड टिनिटस ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको फीवर है, पेन है एंड पर्सेटाइल प्रोप्टोसिस है, डिप्लोपिया भी है, तो ये मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट बता रहा है ना। आईओपी, बीपी, फंडस वर नॉर्मल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व। अब इसने ये पूछा कि ये बताओ कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, तो वो है कैवर्नस साइनस, आईसीए यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, थर्ड नर्व एंड फोर्थ नर्व। तो जब भी देखो पर्सेटाइल प्रोप्टोसिस आता है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई आर्टरी जरूर इन्वॉल्व हो चुकी है। ओके, सो कैवर्नस साइनस का इन्वॉल्वमेंट होगा, मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स है, आईसीए का इन्वॉल्वमेंट होगा, थर्ड एंड फोर्थ नर्व, ये सभी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आंसर होगा ए बी सी डी, ऑल नर्व्स आर इन्वॉल्व। तो एक ये पिक्चर है, ये देखिए कैवर्नस साइनस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा कहा है कि कैवर्नस साइनस, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑर्बिटल एपेक्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनके सिंड्रोम क्या होते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इस पर। ओके, सो यहाँ अगर आप देखोगे कैवर्नस साइनस का ये कट सेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पर है ये एब्रिसेंस नर्व, यहाँ पर लिखा है, और ये आपकी है थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, ठीक है, सिक्स नर्व यहाँ छोटी सी है, और ये है ऑप्थाल्मिक डिवीजन और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो अगर कभी ऐसा कुछ होगा ना कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, थ्रोम्बोसिस होगा, तो ये सारी नर्व का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा। प्रोप्टोसिस जो है वो खुद में ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, है ना, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रोप्टोसिस इन मिडिल एज इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, तो अगर मिडिल एज इंडिविजुअल्स है या अडल्ट है, तो मोस्ट कॉमन कॉज जब भी होगा तो आपका आंसर होगा थायराइड आई डिजीज। ठीक है, थायराइड आई डिजीज, यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो, ये इसमें आपका आंसर यही होगा, थायराइड आई डिजीज। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा ही आया आगे नेक्स्ट ईयर में, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस ऑफ एडल्ट्स, तो अगेन द आंसर इज थायराइड आई डिजीज। तो यूनिलैटरल हो चाहे बायलैटरल हो, आपका अगर एडल्ट पेशेंट है तो आपको थायराइड आई डिजीज मार्क करना है। अब इसमें इतनी सारी जो डिजीज है ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए। प्रोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट पर्ल्स हैं। ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें अपलोडेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है, इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ मोस्ट कॉमन कॉज जो हमने देखा, एडल्ट्स में यूनिलैटरल, बायलैटरल में थायराइड आई डिजीज है। अगर चिल्ड्रन लिखा हुआ है यूनिलैटरल है, एक आंख में है, तो ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस, और अगर चिल्ड्रन में बायलैटरल लिखा है तो आप ल्यूकीमिया मार्क करोगे, और अगर ल्यूकीमिया ऑप्शन में नहीं है तो न्यूरोब्लास्टोमा मार्क करोगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें जो आगे ये लिखा हुआ है ना, ये इंसेप्लोसील, ऑर्बिटल वैरिक्स एंड सीसीएफ, इनके बारे में और क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो, क्योंकि एक पिक्चर आ सकती है या कभी कोई सिनेरियो बनाया जा सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि आपका एक्सियल प्रोट्रूजन, मतलब कि दोनों एक साथ ही प्रोट्रूड करती है, यानी एक्सेस के ही थ्रू एक ही एक्सेस में जा रही है। ये आपकी एक्सेस है ना, तो सीधा सीधा ही प्रोलैप्स होती है, ऐसे नहीं प्रोट्रूड होती है, सॉरी, प्रोप्टोसिस में ऐसे नहीं कि एक्सेस से हट जाती है। तो उसके कॉजेज हैं पेनफुल अगर होगा, ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये दोनों ही कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं, और आप देख सकते हो उसमें फीवर वगैरह ये सब प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मल्टीपल क्रेनियल नर्व वगैरह आ जाएगा तो आपका कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस आंसर हो जाता है। ओके, फिर पेनलेस जो आपकी होती है, जिसमें पेनलेस अगर प्रोप्टोसिस हो रहा है, थायराइड आई डिजीज मोस्ट कॉमन है। बच्चों में होगा तो ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, ओके, और एडल्ट्स में अगर आप देखोगे तो इंट्राकोनल कैवर्नस हेमेंजियोमा। इंट्राकोनल मतलब ये जो कोन है, मसल कोन है, उसके अंदर ये देखिए ये हेमेंजियोमा होता है, तो कैवर्नस हेमेंजियोमा होता है। ये प्रोप्टोसिस का एक कॉज हो सकता है, पेनलेस कॉज इन आपका एडल्ट्स में। पर मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाएगा तो थायराइड आई डिजीज ही है। ओके, ओके, अब मैंने जो बताया कि पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस के कॉज पूछे जा सकते हैं, तो कैरोटिको कैवर्नस फिस्टुला जो होता है, दैट इज सीसीएफ, यानी कि इसमें कैरोटिड आर्टरी और कैवर्नस साइनस के बीच में जो एक कनेक्शन बन गया होता है, फिस्टुला हो गया होता है, उसकी वजह से इसमें पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस आता है। तो थ्रिल होता है, और ब्रूड, जैसे कि मतलब आप पाल्पेट करोगे तो उसमें थ्रिल
समझ में आती है, ऑस्कल्टेट करने पे ब्रूथ सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ये CCF के फीचर होते हैं, क्लासिकल ट्रॉमा के बाद अक्सर मिलता है ना। इनकेफ्लोसील मतलब कि जो आपका ब्रेन है वही हर्निएट कर गया, ये देखो यहाँ पर ब्रेन इस तरीके से हर्निएट कर गया, तो इसमें पल्सेटाइल मिलती है, ठीक है, आप पल्स करके देख सकते हैं। मतलब उसको बोलेंगे कि आप खांसी करो, इस तरीके से खांसने के लिए काफी बोलेंगे तो वो फील होती है उसमें। बट अगर स्पेसिफिकली पल्सेटाइल पूछे ना तो आप CCF को ही मार्क करिएगा, क्योंकि आर्टरी का कनेक्शन हो गया, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो जाता है। अब इसके बाद एक ऑर्बिटल वैरिक्स भी आपको ऑप्शन में दिया था। ऑर्बिटल वैरिक्स क्या ना, ये देखो इस तरीके के मालफॉर्मेशन हैं, ये देखो इस तरीके से दिख रहे होते हैं। इसमें इंटरमिटेंट होती है, पेशेंट को बोलेंगे कि आप नीचे इस तरह ऐसे झुक जाइए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी प्रोप्टोसिस जो होती है वो आपकी विजिबल होने लगती है, ठीक है। ये पल्सेटाइल नहीं होते हैं ऑर्बिटल वैरिक्स, ठीक है, तो इंटरमिटेंट होते हैं, इंटरमिटेंटली आपको दिखते हैं ऑर्बिटल वैरिक्स। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपको देख लेने एक बार जरूर, की हो सकता है कभी कोई पिक्चर पूछी जाए, तो अगर CCF पूछा जाता है तो उसमें आपका पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस मिलेगी, कीमोसिस इस तरीके से मिल सकती है, और थ्रिल और ब्रूट मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैवर्नस साइनस तो आपको ध्यान रखना है ही, ओके। अब अगर बायलैटरल है तो वही बताया, थायराइड आई डिजीज में हो सकता है कैवर्नस साइनस, और एक बच्चों में अगर बोलता है कि बायलैटरल कॉज है जो मैंने बताया, तो पहले आप लिखोगे ल्यूकीमिया और फिर लिखोगे न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। ऐसे इस तरीके का आपका डिस्कलेशन ऑफ द लिड दिखता है, जो कि आपका एब्डोमिनल ट्यूमर से आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, वो है द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब ये क्या मेजर कर रहा है, ये देखो इस तरीके से, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्सोप्थेल्मोमीटर है, दैट इज यूज टू मेजर द प्रोप्टोसिस, ठीक है ना। इसका आंसर प्रोप्टोसिस है। करते कैसे हैं, ये देखो इस तरीके से आई पे अलाइन करेंगे, इनकी जो रेम होती है उसको इस तरीके से अलाइन कर देते हैं आपके कैंसस पर, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ देखिए, अगर आप ये जो कॉर्निया है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ देख पा रहे हो, ओके, तो हम यहाँ पर इसकी ये जो मेजर लाइन दिख रही होती है ना, ये लाइन जो दिख रही है, इसमें मेजर करते हैं कि लैटरल लिम्ब से लेकर के ये कहाँ तक का इसका मेजरमेंट है। तो ये इस तरीके से हम मेजर करते हैं, और इसके बाद दोनों आई को कंपेयर करके देखते हैं, और प्रोप्टोसिस क्या होता है, अगर इनलार्जमेंट 2 mm के डिफरेंस से ज्यादा हो रहा होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस है, ओके। तो ये आपका हर्टल्स एक्सोप्थेल्मोमीटर है, ये हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रोप्टोसिस पे एक और क्वेश्चन आया, 11-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डिक्रीज विजन, फाउल डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, ओके, एंड प्रोप्टोसिस एंड फीवर। अब बच्चा है ये 11-year-old, उसको डिक्रीज विजन हुआ है एंड फॉल डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, तो मे बी इसका साइनोसाइटिस हो सकता है, प्रोप्टोसिस हुआ है, फीवर भी है। इमेजिंग वॉज डन एज शोन बिलो, व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस। अब देखो ये एग्जैक्ट इमेज तो मुझे नहीं मिली है कहीं भी, सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रही है, बट ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस इसमें दिखाया गया है, और पेशेंट कह रहा है कि साइनोसाइटिस भी है, इसको प्रोप्टोसिस है, फीवर है। तो मोस्ट कॉमनली मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो है ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस विद साइनोसाइटिस। इतने सारे ऑप्शंस में से ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस ज़्यादा मुझे करेक्ट आंसर लगा, क्योंकि मे बी जो रेडियोग्राफिक पिक्चर है दैट इज सिमिलर टू दिस, कि इसमें इथमॉइड साइनस का इन्फेक्शन दिख रहा है और ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस दिख रहा होता है, ठीक है, ये देखो। तो इसीलिए ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस विद साइनोसाइटिस है। अब ये डिपेंड करेगा कि रेडियोलॉजी में भी ये क्वेश्चन रखा गया है, तो रेडियोलॉजी में कैसा था। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सब पेरियोस्टल एब्सेस उसमें मेंशन थी या दिख रही थी उसमें, तो थोड़ा सा मुश्किल है एग्जैक्ट फिगर आउट करना कौन सा फिगर पूछा गया था, कौन सा रेडियो में पूछा गया था। तो इसका आंसर ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस विद साइनोसाइटिस होगा, अगर कोई 11-year-old का बच्चा है तो फाउल डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, और बाकी तो आप जज करोगे कि इसका आपकी इमेजिंग कैसी है। तो इसमें प्री सेप्टल और सेप्टल का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो ये ऑर्बिटल सेप्टम होता है, ठीक है ना, ऑर्बिटल सेप्टम होता है, ये देखो इस तरीके से पूरे रिम की तरफ एक ग्रीन कलर का दिख रहा है। जो भी आपके इन्फेक्शंस अगर आगे होंगे उसके तो वो प्री सेप्टल है, और जो भी इसके पीछे होंगे वो होंगे आपके ऑर्बिटल infections. तो pre-septal cellulitis and orbital cellulitis, and they can proceed into intraorbital abscess बनने लग जाएगा. Intraorbital abscess will go into the subperiosteal abscess and eventually it can lead to the cavernous sinus thrombosis. Okay, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे को ट्रीट करना, क्योंकि स्ट्रेट अवे कनेक्शन है आपका ब्रेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अ 3 months old baby was brought with photophobia and lacrimation. ठीक है, फोटोफोबिया एंड लैक्राइमेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज. अब इसने नॉट पूछा है कि नहीं हो सकता, तो अब इसमें ऑप्शंस देखिए कि कंजेनाइटल एंट्रोपियन. ओके, अब एंट्रोपियन हो गया तो आई अंदर इन्वर्टेड रहेगी, तो हमेशा लैशेस
उसके रब करती रहेगी कॉर्निया पे तो वाटरिंग तो होगी, ठीक है। फोटोफोबिया भी हम मान सकते हैं होगा। कंजेनिटल ग्लाइकोमा आपने जानते हैं कि इसका जो ऑप्थेल्मोस होता है इसका ट्रायड में ही होता है, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, है ना। यहाँ पे देखो ये स्लाइड में भी लिखा है कि ये आपका इस तरीके से प्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट पीजी में भी पूछा गया है। ब्लेफरोस्पाज्म, फोटोफोबिया, नेप्लीफोरा, दैट इज वाटरिंग, ओके। तो ये कंजेनिटल ग्लाइकोमा की कंडीशन है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कंजेनिटल डिस्ट्रिकियासिस, इसको हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, एंड कंजेनिटल एनएलडीओ यानी कि नेजोलैक्रामल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। तो अब जब ऑब्स्ट्रक्शन है एनएलडीओ तो उसमें वाटरिंग तो होगी। तीन ऑप्शन में तो हमें दिख रहा है कि वाटरिंग तो होगी, डिस्ट्रिकियासिस में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये तो आपको स्लाइड पता होगी, इस वाले स्लाइड में देखो डिस्ट्रिकियासिस क्या होती है, एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया, ओके। एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया दिख रहा होता है, यहाँ से इस तरीके से दिख रहा होता है। तो ये जनरली रब नहीं करता है और पेशेंट को इतना वाटरिंग नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो मेरे ख्याल से इसका आंसर डिस्ट्रिकियासिस ही होना चाहिए, ओके। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इसमें, बट डिस्ट्रिकियासिस आई विल मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए फिगर बना हुआ है एंट्रोपियन का, जिसमें आपकी आईलिड मार्जिन है जो कि रब कर रही है कॉर्निया के अगेंस्ट, तो इसीलिए इसका आंसर डिस्ट्रिकियासिस है। इन सभी में से रूल आउट करते हैं तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द इमेज। इस इमेज की कंडीशन देखिए, अपर लिड एंड लोअर लिड दोनों में फ्यूजन स्टार्ट हो गया है, तो ये है आपकी एंकाइलोब्लेफरॉन, ठीक है। एंकाइलोब्लेफरॉन है दिस इमेज। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, देखो सिम्बलेफ्लोरॉन लिखा हुआ है। सिम्बलेफ्लोरॉन में क्या होता है ना कि जो आपका ये कंजक्टाइवा है वो लिड से अटैचमेंट हो जाता है, पाल्पेबर एंड बल्बल कंजक्टाइवा के बीच में अगर एडिशंस बनते हैं, दिस इज सिम्बलेफ्लोरॉन, ओके। फिर आपका कंजेनिटल टोसिस भी ऑप्शन में है, वो तो आप जानते हैं, एब्सेंट लिड क्रीज होता है, देखो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। टोसिस हो गया, कंजेनिटल टोसिस। और एक लिखा है ब्लेफरोफिमोसिस, इसमें मतलब कि जो आपका फिशर है ना, इंटरपाल्पेब्रल फिशर, वो छोटा हो जाता है, एंड दिस इज अ टिपिकल सिंड्रोम एक्चुअली, ब्लेफरोफिमोसिस, टोसिस एंड एपिकैंथस इन्वर्सस। ये देखो इस तरीके से इतना बड़ा सा एपिकैंथस का फोल्ड दिखता है, तो बीपीएस सिंड्रोम में आता है, तो कंजेनिटल ये कंडीशन होती है। तो इसीलिए इसका आंसर है एंकाइलोब्लेफरॉन, और बाकी कंडीशंस भी दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 14-day ओल्ड नियोनेट, ठीक है, नियोनेट की तरफ जा रहा है, ब्रॉट टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इज फाउंड टू हैव बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस। तो 14-day ओल्ड नियोनेट, बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस, वी आर लुकिंग एट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ओके। चेस्ट एक्सरे डन शोज लंग इन्फिल्ट्रेट्स। आप देखो तो इसमें आप पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। तो मोस्ट लाइकली जहां भी पूछे तो आपको ये पता है कि जो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस होती है मोस्ट कॉमनली क्लैमाइडिया इज द आंसर। तो इतने सारे हैं, ये सभी है, लेकिन इसमें से क्लैमाइडिया का आंसर करेक्ट हो जाता है। तो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, उसमें टाइमिंग ऑफ ऑनसेट से है कि केमिकल इरिटेशन अगर सबसे पहले तो बहुत ही फ्यू मतलब आवर्स में ही प्रेजेंट करेगा, डेज के आवर्स में ही प्रेजेंट करेगा, लेकिन जो इन्फेक्शंस है ना उसमें आप देखोगे गोनोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल जो बैक्टीरियल होते हैं वो 1 to 2 days में, यानी कि लेस देन 48 आवर्स में ही आ जाएंगे। क्लैमाइडिया जो होता है दैट विल कम आफ्टर 1 week, है ना, 1 week के बाद दिखता है। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए, और यहाँ पे 14-day ओल्ड नियोनेट लिखा है, तो मोस्ट कॉमन हो जाता है क्लैमाइडिया, है ना, एक्सरे में भी इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है। सीवियर इंफेक्शन अगर पूछता तो गोनोरिया होता, पर आपको इसीलिए 14 day स्पेसिफिकली लिखा गया कि क्लैमाइडिया आप मार्क कर सको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है इन क्वेश्चंस को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ जाता है थोड़ा सा ऑप्टिक्स पे, रिफ्रैक्शन पे। ए चाइल्ड वेंट टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड इज फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ -1D स्फेरिकल एंड -2D सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो एक जगह पे इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख लो, एक जगह पे रफ। व्हाट काइंड ऑफ एस्टिग्मेटिज्म डज द चाइल्ड हैव। अब ये इतने सारे देखने से पहले आप कंफ्यूज हो, हम इसका डायग्राम ही बनाते हैं, जैसे लिखा है वैसे बनाते हैं, देखो ओके यहाँ पे देखो, इस वाले में -1DS मैंने कहा ना पहले लिखो, और -2DC एट 180 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। तो अगर -1DS है तो दोनों ही एक्सिस पे वर्टिकल और मेरिडियन, सॉरी वर्टिकल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे -1 लिख देना है, ओके। फिर अब लिखा है -2DC, तो -2DC एट 180। तो आपको ये पता है कि जब भी सिलेंड्रिकल का पावर होता है, अगर हम जिस एक्सिस पे लिखते हैं उसके परपेंडिकुलर काम करता है। तो मतलब अगर 180 पे लिखा है, इसका मतलब अगर 180 यहाँ पर एक्ट कराना है -2 को, सो वी हैव टू राइट एट वर्टिकल। सो इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस -2, ठीक है। -2 का पावर अगर हमको वर्टिकल मेरिडियन पे चाहिए, देन वी हैव टू राइट एट 180। इसलिए जब भी प्रिस्क्रिप्शन में एट 180 लिखा हो, एट 180 अगर लिखा हो तो आपको ऊपर लिख देना है, 90 डिग्री लिखना है उसके अपोजिट, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर होता है, पावर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ओके।
ये बन जाता है -3 एंड -1। तो आपको ये पता है कि -3 और -1 क्या हो गया, ये दोनों ही मायोपिक हैं, तो इसलिए हो जाएगा कंपाउंड मायोपिक, है ना। एस्टिग्मेटिज्म के टाइप होते हैं कंपाउंड, मतलब दोनों ही एक्सेस जो है वो मायोपिक है। फिर है इसके बाद विद द रूल या अगेंस्ट द रूल। तो विद द रूल का एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, वर्टिकल जो मेरिडियन है दैट इज मोर स्टीपर देन द हॉरिजेंटल मेरिडियन। तो स्टीपर मतलब जितना ज्यादा मायोपिक होगी, या नंबर स्केल आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, तो उसमें क्या होता है जितना ज्यादा ये नेगेटिव पावर की तरफ होगी उतना ज्यादा स्टीपर होगी। तो यहाँ पर अगर आप -3 देखोगे तो वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर देन द हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल मेरिडियन मोर स्टीपर देन द हॉरिजेंटल मेरिडियन। तो दिस इज WTR, यानी कि आपका विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तो ये इसका पूरा आंसर है। ऑप्शंस में क्या दिया है, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म नहीं, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म यस, दिस इज द आंसर। ओके, अगेंस्ट द रूल नहीं, ऐसा नहीं है, हमने देख लिया। मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म नहीं, दोनों एक्सेस आपकी कंपाउंड में जा रही है। सिंपल में क्या होता है कि एक ही एक्सेस जो होती है वो रेटिना पे फोकस कर रही होती है, एक्सेस नहीं मेरिडियन, मेरिडियन रेटिना पे फोकस कर रही होती है, और दूसरी वाली मेरिडियन जो होती है दैट इज मायोपिक। ओके, सिंपल मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लेना, हो सकता है क्योंकि ये 23 में ही आया हुआ है। ओके, तो ये आसान हो गया, फिर से प्रैक्टिस करें ना, रैंडम प्रिस्क्रिप्शन लिख के, मेरे वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, a patient has presented for routine eye evaluation. You have checked his visual acuity using the Snellen chart and found it to be 6/6. बहुत बढ़िया विजन है। What is the minimum angle of resolution? इतनी लंबी कहानी का सीधे पूछ सकते थे कि मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कितना है 6/6 का। तो वो सबको पता है कि दिस जो लेटर जितने भी बने हुए ऑप्टोटाइप जितने भी हैं, वो किसी भी जो भी पेशेंट बैठा हुआ है उसकी आई पर 6 मीटर की डिस्टेंस पे 5 मिनट्स ऑफ आर्क बना रहे होते हैं, अगर ये लेटर 6/6 का है। अब इतना कंफ्यूज कर दिया ना मैंने। तो इसमें क्या लिखा है कि देखो, जब भी देखोगे कि 6/6 है, ओके, 6/6 जो स्नेलन चार्ट पे ऑप्टोटाइप है, जो लेटर है, दैट सबटेंस 5 मिनट्स ऑफ आर्क, ठीक है, 5 मिनट्स ऑफ एंगल एट द नोडल पॉइंट ऑफ द पेशेंट्स आई, जो कहाँ बैठा है, 6 मीटर की दूरी पे। तो इसीलिए 6/6 लिखा है, 6 मीटर पे बैठा हुआ है, तो 5 मिनट ऑफ आर्क, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। अब आप सोचो कि 6/60 का जो होगा ना, उसका मतलब क्या होगा, 6/60 का जो लेटर है that will subtend 5 minutes of arc at 60 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, जो डिनोमिनेटर है उसका मतलब यही है कि इस डिस्टेंस पर वो लेटर 5 मिनट ऑफ आर्क का बनाएगा, ठीक है, नोडल पॉइंट पे एंगल बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्नेलन चार्ट का, फैक्चुअल था, सिंपल था कि 5 मिनट्स ऑफ आर्क सबटेंड करते हैं एट द गिवन डिस्टेंस, जो भी डिनोमिनेटर है उस पे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मतलब कितना एंगल सबटेंड करेगा, अगर 6/60 है तो 6 मीटर पे कितना सबटेंड करेगा। तो आपको इससे, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी अपने वीडियोस में, और ये क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये है भी तो 6/60 अगर है तो 6/60 आपका जो होता है वो 5 मिनट ऑफ आर्क करेगा एट आपका कौन सा 60 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ये धीरे धीरे जैसे आप 6 मीटर पे बैठा दोगे इस पेशेंट को, तो ये हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 50 मिनट ऑफ आर्क का एंगल सबटेंड करेगा, जो बिगेस्ट लेटर है, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, तो बता दिया मैंने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनाइसोमेट्रोपिया, स्ट्रेट क्वेश्चन है। एनाइसो मींस आपका डिफरेंस होना चाहिए, और मेट्रोपिया या ई मेट्रोपिया मतलब रिफ्रैक्टिव पावर। तो ढूंढो कहाँ पर लिखा है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव पावर, बी ऑप्शन में, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाता है। सिंपल है एकदम, एनाइसोमेट्रोपिया। एनाइसोकोरिया क्या होता है, प्यूपिल की साइज में डिफरेंस। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ चुके हैं, आइडेंटिफाई द फाइंडिंग मार्क बाय द एरो इन द बिलो इमेज। अब ये देखो, ये तीसरी ये रिंग बनी हुई है, कौन सी है, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज वॉशियस रिंग। अब रिंग जितनी भी है उस पर भी मेरा शॉर्ट से आप फटाफट से रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं, और यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। ये है वॉशियस रिंग दैट इज सीन इन द आपका ब्लंट ट्रॉमा। अगर ब्लंट ट्रॉमा इस तरीके से लगता है तो आइरिस जो पिगमेंट है दे आर इम्प्रिंटेड ऑन द लेंस कैप्सूल, है ना। इस तरीके से रिंग बन जाती है, जहाँ प्यूपिल उतना सा होगा तो अब वो जाके टकराया तो ऐसा सर्कल बन जाता है।
ठीक है। और इसमें क्या दिखते हैं, ब्लंट ट्रॉमा में देखो ये यहाँ पर आ चुका है रोस्टिक कैटरैक्ट, कभी कभी हो सकता है ऐसे इस तरीके की आपको इमेज दिखाई जाए, ये कैटरैक्ट आपको दिख सकता है आपके एग्जाम में। आयरिडोडायलिसिस हो सकती है, ये पूरा ये डायलिसिस है, देखो डी शेप प्यूपिल हो गया है ना, आयरिस ही उखड़ गई वहां से। बर्लिन्स एडीमा इन द रेटिना, ये कंकशन इंजरी है, ठीक है। चेरी रेड स्पॉट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटिनल एडीमा है। मैक्यूला यहाँ दिख रहा है, चेरी रेड स्पॉट। और हाइफीमा जो कि आपका एक बार ऑप्शन में भी है, प्रीवियस अभी इन्हीं क्वेश्चंस में आ चुका है। हाइफीमा इज ब्लड कलेक्शन जो आपका हो जाता है एंटीरियर चैम्बर में ड्यूरिंग ब्लड ट्रॉमा या कोई भी इंजरी होती है तो, ठीक है। ऑफ आई। फिर आपके जो और रिंग्स के बारे में जान लेते हैं जो ऑप्शन में है। केसर फ्लिशकर रिंग जो ये है आपकी, यहाँ पर देखो ये ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, ये किसमें मिलता है, विल्सन डिजीज में मिल रहा होता है। एंड दिस इज सीन इन द डेसिमेट मेम्ब्रेन, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन नीट पीजी में आ चुका है। तो विल्सन डिजीज मिलता है, पैथोग्नोमिक नहीं है। और भी 3 कंडीशन मिलता है जैसे कि प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, न्यूनेटल कोलेस्टेसिस, पर विल्सन डिजीज में कॉपर के डिपोजिशन से मिलता है, ये रिवर्सिबल होती है और इसका कोई विजुअल लॉस नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरी और एक और रिंग है फ्लिशकर रिंग जो अभी हमने पढ़ी थी कॉर्निया वाले सेक्शन में भी डिस्कस है। फ्लिशकर रिंग इज डिपोजिशन ऑफ आयरन, ठीक है। कहां पर, एपिथेलियम पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती है जहां पर आपका कोन का बेस होता है, कैरेटोकोनस में मिलती है। तो ये कैरेटोकोनस का जो बेस बनाएगा उसके एपिथेलियम के अराउंड आयरन डिपॉजिट होगा, दैट इज फ्लिशकर रिंग। और एक और दी है वीज रिंग। वीज रिंग इज व्हेनेवर पीवीडी ऑकर्स, दैट मींस पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। देखो अब ये देखो ये इमेज दिखेगी, इस इमेज में देखो ये विट्रस है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे ये लिक्विफाई होता है। तो ये क्या करता है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट से कई बार अलग हो जाता है, जैसे कि वेसल्स से या जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वहां से ये डिटैच हो जाता है। डिटैच होने से क्या होता है कि जहां पर डिटैचमेंट हुआ ना तो वहां से ये रिंग देखो इस तरीके से उड़ती हुई सी आपको दिखेगी जब आप इसका फंडस एग्जामिनेशन करोगे। एंड दिस इज नोन एज वीज रिंग। तो दिस इज सीन इन पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, ओल्ड एज में अक्सर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फैमिलियर इनहेरिटेंस। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ा ही हुआ सबका। तो इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से ऑप्शन लिखे हैं, पहले देख लेते हैं फैमिलियर इनहेरिटेंस किसका होता है इन्हीं ऑप्शंस को। इसमें है रेटिनोब्लास्टोमा, आप सबको पता है इसका हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं, 10% की फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। फैमिलियर इनहेरिटेंस पूछ रहा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी आपका जेनेटिक कॉजेज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली होती है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट काफी ज्यादा है, कॉमन है। एंड पोस्ट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है जिसमें आपकी जीन्स होती हैं, ऑप्टिन्यूरिन, WDR6, मायोसी जीन्स, ये सब जीन्स होती हैं। तो ये तीनों तो आपके इनहेरिटेंस में है ही। तो ये 1 2 3 ऑप्शन जो इसमें लिखा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन से आंसर करते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन 1 2 एंड 4 किस ऑप्शन में है, 1 2 एंड 4 ऑप्शन में है ए में, ठीक है। तो इसलिए ए मार्क कर सकते हैं। मायोपिया को भी इंक्लूड कर लिया इसने जेनेटिक या फैमिलियर में, क्योंकि एक स्ट्रेट अवे फैक्ट्स तो नहीं है बट काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को अगर मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया होता है तो उनको भी होगा, इसलिए ये आंसर भी मल्टीफैक्टोरियल कॉजेस के थ्रू ये आंसर करेक्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयराइटिस इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। अब ये काफी ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन था, इसमें क्या था मल्टीपल ये चॉइस में क्वेश्चन आया था कि किसमें है, एक्सेप्ट पूछ रहा है इसमें। अब ये सारी डिजीजेस जो है ना इन सब में आयराइटिस मिलता है, इन सब में यूवेआइटिस मिल रहा होता है। तो एक्चुअली इनमें से क्या रूल आउट करना है, रूल आउट करने के लिए यहाँ पर देखो एक टेबल है, ठीक है, जिसमें इतनी सारे जो कॉजेस लिखे हैं ना उसमें से आपके ऑप्शंस में जो है उसको बता देती हूँ। HLA-B27 पॉजिटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज जिसमें से आती है आपकी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, वो आता है। फिर आपका आता है सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड आपका आता है रिएटर सिंड्रोम, ठीक है, रिएटर सिंड्रोम या रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो ये तीनों जो होती हैं ये आपकी HLA-B27 पॉजिटिव होती है और उनमें यूवेआइटिस मिलता है। इसके साथ ही IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो कि है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, इन दोनों में भी आपका मिलता है ये यूवेआइटिस, ठीक है। बेचेट डिजीज भी आपका ऑप्शन में है ना, बेचेट डिजीज है जिसमें आपके एप्थस अल्सर मिल रहे होते हैं, जेनाइटल अल्सर मिल रहे होते हैं, उसके साथ ही यूवेआइटिस मिलता है। तो बेचेट डिजीज भी ऑप्शंस में था, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। इसीलिए बेचेट डिजीज, सोरियाटिक एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस ये में तो होता ही है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो अब इस पे कंट्रोवर्सी में यही आया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE में भी मिलता है, जो कि पार्सन्स में दिया गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आयरेडोसाइक्लाइटिस लिखा हुआ है
व्हाट इज आयरिडोसाइक्लाइटिस? दिस इज एक्चुअली आपका आयरिस का भी इन्वॉल्वमेंट और साइक्लाइटिस मतलब सिलेरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आयराइटिस पूछा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आयरिडोसाइक्लाइटिस इसमें मिलता है और एसएलई में मिलता है आयराइटिस। इस तरीके से जो पार्सल में चार्ट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आपको एक्सेप्ट मार्क करना हो ना, तो ये कम पॉसिबिलिटीज है इन दोनों की, ठीक है ना, इन दोनों की कम पॉसिबिलिटीज है, आप A+B मार्क कर सकते हैं। और अगर सिर्फ एक ऑप्शन को रूल आउट करना है ना, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये काफी रेयर है क्योंकि रोमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह में भी ना ड्राई आई डिजीज और पीयूके वगैरह ज्यादा मिलता है, स्लेराइटिस ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए ऑप्शंस इसके ये A+B आंसर हो जाते हैं। अगर बिल्कुल नहीं होगा, एक्सेप्ट है, तो इन सभी मिलते, इसलिए इसका आंसर नन लिखा जाना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूजिंग आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट? ये देखो, ठीक है। अब आई ड्रॉप पहले डालोगे या आई ऑइंटमेंट? सीधी सी बात है, जब भी आप आई ड्रॉप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको थोड़ा टाइम देना होता है। आप ऑइंटमेंट लगा के फिर आई ड्रॉप कैसे डालोगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है, मुझे लगा क्वेश्चन क्यों है, बट हाँ एक्चुअली जब ऑप्शन में होता है एक ऑर्डर होता है, फॉलो करते हैं हम लोग कि जब आप कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो कैसे कैसे इसको देना है, पेशेंट को पूरा समझाया जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो आप वर्ड पोस्टिंग वगैरह में गए होंगे ना, तो आपको पता होगा। आई ड्रॉप्स पहले इंस्टॉल की जाती है और उसके 15 मिनट्स के बाद आप आई ऑइंटमेंट देने का बोलेंगे पेशेंट को कि अब आपको करना है। तो आई ड्रॉप को पहले देना है एंड ऑइंटमेंट 15 मिनट्स लेटर। ऑइंटमेंट जो होता है ना, वो जनरली हम लोग रात में प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि पेशेंट के आराम से काम करता रहे, और स्टिकी अगर होता है तो वो भी प्रॉब्लम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो हम BD यानी कि ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। तो जैसे कुछ इन्फेक्शंस हैं या वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं ना, या कंजक्टिवाइटिस है या केराटाइटिस है, तो उनमें क्या करते हैं ना कि जैसे केराटाइटिस में स्पेशली आपको ड्रॉप भी देनी है, ऑइंटमेंट भी देना है, तो इसीलिए वहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि आई ड्रॉप्स फर्स्ट एंड ऑइंटमेंट 15 मिनट्स लेटर। ओके, अब देखो ये इंजरी पे क्वेश्चन आया है, 2-3 बार ये रिपीट हुए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर कम्स इन विद रेड आइज एंड लैक्राइमेशन, ठीक है। ही गॉट चूना पार्टिकल्स इन हिज आई एन आवर अगो। अब इसकी आंखों में गिर गया है ये फॉरेन पार्टिकल, यानी कि चूना पार्टिकल है एक्चुअली। तो ये है आपका केमिकल इंजरीज पे क्वेश्चन। व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन द ट्रीटमेंट? तो सबसे पहले ये कॉमन सेंस की तरह से हो गया। ऑप्शंस आप पढ़ोगे ना, तो उसमें देखो, इरिगेशन विद द नॉर्मल सलाइन, उसको जल्दी जल्दी वॉश करने को बोलेंगे। तो एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट, या कुछ भी आप पेशेंट को जैसे ही आता है, उसको जैसे पता चल रहा है कि इसको इंजरी हुई है, केमिकल इंजरी हुई है, कोई भी केमिकल आंख में गया है, तो सबसे पहले आपको वॉश कराना है। ओके, जितना आप देर करेंगे उतना ज़्यादा आप पेशेंट की कॉर्निया को और आई को डैमेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इरिगेशन विद द नॉर्मल सलाइन, जल्दी जल्दी से वॉश करो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक। पैच द आई आफ्टर द टॉपिकल डुप्लीकेंट्स, पैच तो नहीं करते हैं, है ना। टेम्परेरी टासोग्राफी, ये सब लेट बाद की बातें, ये सब नहीं करना है, ये करना है सबसे पहले इरिगेशन विद द नॉर्मल सलाइन। तो केमिकल इंजरीज पे थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसका कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि अगर एसिड गया होगा ना आंख में, तो शुरू से पढ़ा है एसिड कोअगुलेट्स द सरफेस प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। लेकिन अल्कलाई, अल्कलाई क्या होता है, जैसे कि आपका ये लाइम हो गया, जैसे चूना पार्टिकल्स है या फिर कॉस्टिक सोडा है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं आपके कॉर्निया को और कंजक्टाइवा को। तो इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवल एपिथेलियम, ये देखो इस तरीके से डैमेज हो जाती है एंड वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाता है। वहाँ पे लिम्बल सेल्स को डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखो ना कि ये बैंड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं अगर आप केमिकल इंजरी के पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो। ये हो गया सिम्लेफेरॉन, ये देखो अटैचमेंट है, टोटल अगर छोड़ दिया ना, जैसे लिम्बल स्टेम सेल्स यहाँ पर पूरे गायब हो गए हैं, तो कॉर्निया की ओपेसिटी शुरू हो गई है एंड वेस्कुलराइजेशन हो गया है। और ये देखिए, ये पूरा ही पूरा कॉर्निया जो है इन्वॉल्व हो चुका है, इसमें पूरा गायब, ऑलमोस्ट वाइट हो चुका है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सबसे पहले वॉश करना और फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से ये नंबरिंग चलती है। आपको कॉपियस इरिगेशन करना बाय द फ्लोइड, सिंगल रिएक्टेड या नॉर्मल सलाइन से, फिर डबल इन्वर्जन ऑफ लिड को इवर्ट करके पूरा प्रॉपर उसे वॉश करिए, ठीक है, क्लीन करिए। डेब्राइडमेंट मतलब कि आपको पूरा जो भी आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें जो फंसे हुए पार्टिकल्स हैं उन्हें निकालिए। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, तब आप उसको ट्रीट करोगे। स्टेरॉइड्स देना होता है इसमें टॉपिकल, ठीक है, आप उसके जो इन्फ्लामेशन है उसको रोकने के लिए देते हैं। कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि हाँ इसने अपना काम कर दिया, तो उसे टेपर ऑफ भी करते हैं, वो सब आगे की बातें हैं। पर स्टेरॉइड देते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रग देते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रग टू कंट्रोल द स्पाज्म, ठीक है, सिलेरी स्पाज्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स बहुत जरूरी है, ठीक है, इन्फेक्शन रोकने हैं हमको। एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे आपका विटामिन सी है, तो ये आपका क्या करेगा ना कि जो इसका
कोलेजन सिंथेसिस है उसको बढ़ा देता है ना, कॉर्निया के कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ा देता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी देना है, सिट्रिक एसिड देना होता है और टेट्रासाइक्लिन देना होता है ओरल। ये टेट्रासाइक्लिन जो होता है ना और ये सिट्रिक एसिड ये कोलाजिनेस इनहिबिटर है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कॉर्निया के बिल्डअप में या जहाँ पर भी डैमेज है उसके कोलाजन को सिंथेसिस करने में, है ना। कोलाजिनेस इनहिबिटर है। लुब्रिकेंट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकदम से ड्राई हो चुकी है आइस, इसलिए। तो ये है आपका मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन सबसे पहला स्टेप है इरिगेशन ऑफ द फ्लूइड। फिर सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, फैक्ट्री वर्कर प्रेजेंटेड इन द विद अ केमिकल इंजरी इन द बोथ ऑफ हिज आईज अ फ्यू आवर्स बैक, व्हाट इज द फर्स्ट इमीडिएट मैनेजमेंट। फिर से ये पूछा गया है, तो आपको ये करना है कोपियस इरिगेशन ऑफ द आईज, ठीक है। आपको यही करना है सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके। चलो अब नेक्स्ट है फैक्चुअल क्वेश्चन। फिर से मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द लैक्राइमल ग्लैंड इज, अब ये पहले आ चुका है 2017 में। इसका आंसर है मोस्ट कॉमन ट्यूमर, बस लिखा हुआ है तो आपको प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा मार्क कर देना है। और आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि अगर मोस्ट कॉमन है तो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा मार्क करना है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट अगर लिखा है तो आपको एडनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा मार्क करना है, ठीक है। और अगर नॉन एपिथेलियल टाइप लिखा है तो आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा टाइप लीफ सेल टाइप को मार्क करना है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस में थे, लेकिन क्योंकि यहाँ मोस्ट कॉमन ट्यूमर है इसलिए प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा इज द आंसर। तो ये फैक्ट आप जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स गिव सेंसरी सप्लाई टू द ऑर्बिट, ठीक है। अब इनमें से कौन सी सेंसरी सप्लाई देती है, तो ऑर्बिट की, ठीक है। ऑर्बिट कहाँ आ रहा है आपको पता ही है, ट्राइजेमिनल नर्व, ओके, दिस इज द आंसर, ट्राइजेमिनल नर्व। इस फोटो में भी देखो यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी रूट बनी है और ये है इसके डिविजन्स, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। तो देखो ये यहाँ पर जा रहा है ना, तो ये है ऑप्थैल्मिक, तो सेंसरी रूट है इसलिए ऑर्बिट की सप्लाई आपकी ट्राइजेमिनल नर्व से आती है, ऑप्थैल्मिक डिवीजन जो है उससे, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव बाय द न्यूरल क्रेस्ट। अब ये एम्ब्रोलॉजी का क्वेश्चन है, नॉट पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा रट्टा मार क्वेश्चन है ना। अब ये जो है आपके इतने सारे निमोनिक्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसको आप जरूर या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, इसको एग्जाम के पहले भी मॉर्निंग में देख के जाना होता है। तो इसमें देखो रेटिना जो है ना वो रोम्स में आ रहा है, यानी न्यूरो एक्टोडर्म में आ रहा है रेटिना, तो इसीलिए इसमें जो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ये हो जाता है, दिस इज नॉट डिराइव बाय द न्यूरल क्रेस्ट। रेस्ट ऑफ दीज ऑप्शंस जितने भी है ना ये सब आपके न्यूरल क्रेस्ट में लिखे हुए हैं, ये देखो। तो अगर आप ये 3 याद करोगे ना, ये 3 अगर याद करोगे, लेवल जिसमें आपका लेंस, आईलिड की स्किन, एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये आपकी सरफेस एक्टोडर्म से आ रही होती है, तो ये आप आराम से रूल आउट कर पाओगे कि बाकी बचे हुए इसमें है, ठीक है। रोम्स में रेटिना आपका आ गया, ऑप्टिक स्टॉक जिसमें नर्व हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गई, ठीक है। मसल्स ऑफ आइरिस, एपिथेलियम ऑफ आइरिस, सेंसरी बॉडी एंड विट्रस आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी आ जाता है। मीजो यानी कि मीजोडर्म से मीजो ही है, मसल्स आ जाती है एक्स्ट्राओकुलर, एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की स्लेरा और ऑक्का ऑक्यूलर जो प्राइमरी विट्रस है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो आपका रोम सन लेवल पे ही सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ आपको ऑब्वियसली न्यूरल क्रेस्ट से डेरिवेटिव्स में कर लेना। तो रट्टा मारे यार, ये इसको याद कर लेना। फिर आता है क्वेश्चन एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, जिसको अपोलो कंजक्टिवाइटिस भी लिखा गया, रिसेंटली बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो याद कर लेना। इसका आंसर जो है यहाँ पर इतने से जो ऑप्शन दिए हैं इसको करने से पहले याद कर लेते हैं, बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने स्क्रीन पे। ये है सबसे पहले पिकोना वायरस, एडिनोवायरस, कॉक्सैकी A24 और एंटेरोवायरस। पेस की तरह से याद करते हैं, बचपन से निमोनिक है ये हमारा इसलिए याद है। पिकोना वायरस, एडिनो, कॉक्सैकी जिसमें A24 एंड एंटेरोवायरस 70। तो देखो यहाँ पर है क्या, पोलियो है नहीं, कॉक्सैकी A है लेकिन है ना A24, तो चलो ये ऑप्शन सही हो गया। बी तो बिल्कुल नहीं है और एंटेरोवायरस 70, तो इसलिए आंसर है बी एंड डी। तो ये जिसमें लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ए में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना है। अब आ गया है ऑल आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एम्ब्लायोपिया, है ना, एम्ब्लायोपिया एक्सेप्ट, एम्ब्लायोपिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द करेक्शन। तो एम्ब्लायोपिया मतलब आपकी सब जितनी भी फंडस है, सारे एग्जामिनेशन है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, फिर भी पेशेंट का विजन जो है नहीं है, डिक्रीज है, नहीं दिख रहा है उसको। तो एम्ब्लायोपिया अगर है किसी को, इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसका अब ये पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट, इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस हो सकता है कि कोई हाइपरमेट्रोपिक के चश्मा नहीं पहन रहा बहुत टाइम से, तो एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा, तो उसका करेक्शन करो ताकि फर्दर प्रोग्रेस ना करे। पैचिंग करते हैं, ऑक्लूजन थेरेपी देते हैं, जिससे हम जो एम्ब्लायोपिक आई है उसको जानबूझ के फोर्स करते हैं कि इससे वो देखे, ठीक है ना, तो पैचिंग जरूरी है। वीडियो गेम्स, ये आजकल आ चुका है, ठीक है। वीडियो गेम्स मतलब कि आप जो एम्ब्लायोपिक आई है उसके थ्रू आप वीडियो गेम्स खिलवाने की कोशिश करते हैं, मतलब
उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं। स्ट्रैबिस्मस सर्जरी इसके ट्रीटमेंट में नहीं आती है। स्ट्रैबिस्मस इंड्यूस्ड एम्ब्लायोपिया हो जाता है, लेकिन स्ट्रैबिस्मस सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एम्ब्लायोपिया, ठीक है। आप एम्ब्लायोपिया ट्रीट नहीं कर सकते, स्ट्रैबिस्मस की सर्जरी हो जाती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस लिखे हैं, ये लिखा है ऑक्लूजन थेरेपी, इसमें सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव करेक्शन किया और उसके बाद ऑक्लूजन भी दिया। तो ये वाली आई एम्ब्लायोपिक है, तो उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये देखे, ठीक है। और इसके साथ ही देखो ये इस तरीके के पैचेस आते हैं, तो ऑक्लूजन थेरेपी, रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चा नहीं कर पाते ना, कई बार पैच निकाल देते हैं, तो पिनलाइजेशन कर सकते हैं, नेट्रोपिन 1% से स्विपल को डायलेट कर दो, जो भी एम्ब्लायोपिक जो नॉन एम्ब्लायोपिक आई है उसको डायलेट कर दो, तो इस आई से देखेगा ही नहीं। आप फोर्सिबली किससे देखेगा, एम्ब्लायोपिक आई से देखेगा, ठीक है। और ये है वीडियो गेम्स, जिसमें देखो इस तरीके के अलग अलग मतलब ये एम्ब्लायोपिक आई है ना, उसकी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्चर दी जाती है, ताकि ब्रेन के जो कनेक्शन हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। तो ये आजकल चला है, जिसमें डाइकॉप्टिक ट्रेनिंग आ रही है, 3D के जो मॉडल्स हैं, नॉट मॉडल्स, वीडियो गेम्स आ रहे हैं, जैसे टेट्रिस वगैरह है, ये सब आजकल बच्चों को कहे जाते हैं ना, तो ये ट्रीटमेंट में आ रहा है, ठीक है। ओके, गिवन बिलो आर सम टेस्ट फॉर विजुअल एक्टिविटी। अब ये इतने सारे टेस्ट दिए हैं, अब इसने पूछा प्री वर्बल चाइल्ड, जो बच्चा बोल नहीं सकता ना, उसके लिए कहा है कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ETDRS चार्ट, ठीक है। ETDRS चार्ट, तो भाई जब लिखा होगा ABCD, वो पढ़ ही नहीं सकता है तो कैसे बताएगा, नहीं बताएगा, है ना। तो 1 ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। ऑप्टोकाइनेटिक जो होता है ना, ऑप्टोकाइनेटिक ड्रम, टेलर्स विजुअल एक्टिविटी चार्ट, ये भी है, इसमें ग्रेडिंग्स रहती हैं और आप इसमें पेशेंट जो बेबी है उसको देखते हैं कि किस तरफ वो देख रहा है। देखो मैं आगे बताती हूँ, है ना। ये मैं बता रही थी टेलर्स विजुअल एक्टिविटी चार्ट, जिसमें देखो एक साइड ग्रे है, एक साइड पे ऐसे ग्रेडिंग्स है, तो आप इसमें बीच में ना पीप होल होता है, तो उसके पीछे से आप देखते हो कि बच्चे ने किस तरफ देखा। तो दिस इज टेलर्स विजुअल एक्टिविटी चार्ट। और ये है ओके एंड ड्रम, इस ड्रम को रोटेट किया जाता है बच्चे के आगे रखे, इन्फेंट्स के आगे, और वो देखते हैं कि आई का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये नोटिस कर भी रहा है कि नहीं, तो इसके हिसाब से हम ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका आता है टम्बलिंग ई चार्ट या लैंडोर्ट सी चार्ट, ये इलिटरेट्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लैंडोर्ट सी चार्ट, जो कि इस तरीके से आपको दिख रहा होता है, और इसमें आप मैचिंग करके भी कर सकते हैं कि बताओ किस तरफ, मतलब इसमें लेटर है तो ई भी आप इसको बच्चे को दे सकते हैं, और उसका शेप उससे टैली करता है। तो प्री वर्बल चाइल्ड में ये टेस्ट यूज किया जाता है, और इसके बारे में मेरा वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। विजुअल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसका आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब ये 21 और 22 में आया था जब कोविड था, है ना, तब उस समय क्वेश्चन आया था, मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19 इज अ मोस्ट कॉमन पूछ रहा है ना, इसीलिए देखो सेम ऐसे बस ऑप्शन चेंज थे, तो इसमें आंसर दोनों में ही फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट कॉमन, ठीक है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन पूछा गया है। अब इसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब भी आपका वायरल तरफ जाएगा ना, तो फॉलिकुलर आ जाता है, बैक्टीरियल या एलर्जिक है तो आपका पैपले चला जाता है, पैपले आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं कोविड-19 में, रेटिनल आर्टरी के ऑक्लूजन्स हो जाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस करता है कोविड-19, है ना, तो हेमरेजेस है और ऑक्लूजन्स मिलते हैं, थ्रोम्बोटिक मिलता है। तो अगर कोई ये पूछे इन्फेक्शन वाला अगर ऑप्शन में होता तो हम थ्रोम्बोसिस मार्क करते, लेकिन इसने ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन पूछा है तो यू विल मार्क फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस ओनली। इसके अलावा भी हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई, एपिसिलराइटिस, कीमोसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस मार्क कर देना, बस इतना इसका ऑप्शन है। अब ऑलमोस्ट लास्ट आ चुके हैं हम वीडियो में, और ये है डेफिनेशन ऑफ द ब्लाइंडनेस एज पर इंडिया NPCB, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है एक्चुअली इसका इंडिया का। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर एक्चुअली जब भी चाहे NPCBVI लिख के आए या फिर इंडिया लिख के आए या फिर WHO लिख के आए, हमेशा 360 जरूर देखो, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में 360 है पहले तो उसको देखो। अब इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेजेंटिंग डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी, ये जो है ये हमारे इंडिया ने रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब प्रेजेंटिंग डिस्टेंट विजुअल एक्टिविटी, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसमें एक चीज और लिखी है विद अवेलेबल करेक्शन, तो जो भी उसने विजुअल एड पहना हुआ है ना, उसके साथ उसका विजन अगर 3/60 है तो ये हमारा ब्लाइंडनेस के क्राइटेरिया में आ जाता है। तो प्रेजेंटिंग विजन 3/60 ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे WHO होता ना तो इसमें आंसर होता है BCVA, यानी कि बेस्ट करेक्टेड विजन, जो आप उसको करेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट करेक्टेड अगर लिखा रहेगा दैट इज फॉर WHO, एंड अगर इंडिया लिखा हुआ है तो आपको प्रेजेंटिंग
डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी पे मार्क करना है, 3/60 दोनों में ही रहेगा। एक ऑप्शन और रहता है, लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन टू बी लेस देन 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री से कम इसका अगर फील्ड ऑफ विजन है तो वो भी ब्लाइंडनेस में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसमें रखा गया है। नेक्स्ट आ गया फिर से वही कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द ब्लाइंडनेस। अब जस्ट डिफाइन के लिए बोल दिया है, तो ये होगा आपका 3/60, मैंने कहा ना, बेस्ट डिफाइंस विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/16 इन द बेटर आई आफ्टर पॉसिबल करेक्शन, ठीक है। तो ये आपका WHO की जो है बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी, उसके हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। And then last is what is the most common cause of moderate to severe visual impairment according to the National Blindness and Visual Impairment Survey in 1519। ये 20 में आया हुआ था कि 1519 में जो सर्वे हुआ उसकी वजह से मॉडरेट टू सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट किस डिजीज की वजह से हुआ था, तो वो था अनट्रीटेड कैटरैक्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो कैटरैक्ट जो था सर्वे में पाया गया था। सो ये थे आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो कवर किए मैंने, और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि स्पेशली प्रोप्टोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपका कंजक्टिवाइटिस एंड जो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत देख लेना। ये बहुत क्विकली रिवाइज होते हैं, 1 लाइनर ऑलमोस्ट है ये क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आप सबको काफ़ी अच्छा आ चुका होता है अब तक। आप प्रीवियस सीरीज ज़रूर देख चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस पूरी सीरीज कंप्लीट आज हो जाती है तो मैं इसके PDF अपलोड कर दूंगी, आपको लिंक या फिर जो भी जहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ उस जगह का आपको पिन कमेंट्स में दिख जाएगा ऑप्शन, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर अपलोड कर दूंगी। तो आप दोनों ही PDF ज़रूर देखिएगा, नीट PG के भी और इसके INI-CT के भी, एंड आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं सब आपके बुक में दी रखी हैं और उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहते हैं, तो रेयर क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको स्टिक करना है अपने बेसिक्स पे और आप बहुत अच्छा करने वाले हो। सो कीप स्टडिंग एंड मुझे बताते रहिए कि कौन सा आपको और टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एंड मैं प्लान कर रही हूँ क्रैश कोर्स लॉन्च करने का नीट PG से पहले, सो स्टे ट्यून, और मैं ज़रूर बताऊंगी जब भी ये अपलोड किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।